नमस्कार। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास कायाकल्प का 11वां भाग। तो लीजिए सुनिए। दूसरी वर्षा भी आधी से ज़्यादा बीत गई, लेकिन चक्रधर ने माता पिता से अहिल्या का वृतांत गुप्त ही रखा। जब मुंशी जी पूछते वहाँ क्या बात कर आए, आखिर यशोदानंदन को विवाह करना है या नहीं। न आते हैं न चिट्ठी पत्री लिखते हैं। अजीब आदमी है। न करना हो तो साफ साफ कह दे, करना हो तो उसकी तैयारी करें। खामखा झमेले में फंसा रखा है। तो चक्रधर कुछ इधर उधर की बातें करके टाल जाते। उधर यशोदानंदन बार बार लिखते, तुमने मुंशी जी से सलाह की या नहीं। अगर तुम्हें उनसे कहते शर्म आती हो तो मैं आकर कहूँ। आखिर इस तरह कब तक समय टालोगे। अहिल्या तुम्हारे सिवा किसी और से विवाह न करेगी, यह मानी हुई बात है। फिर उसे वियोग का व्यर्थ क्यों कष्ट देते हो। चक्रधर इन पत्रों के जवाब में भी यही लिखते कि मैं खुद फिक्र में हूँ, ज्यों ही मौका मिला जिक्र करूँगा। मुझे विश्वास है कि पिताजी राजी हो जाएंगे। जन्माष्टमी के उत्सव के बाद मुंशी जी घर आए तो उनके हौसले बढ़े हुए थे। राजा साहब के साथ ही साथ उनके सौभाग्य का सूर्य उदय होता मालूम होता था। अब वह अपने ही शहर के किसी रईस के घर चक्रधर की शादी कर सकते थे। अब इस बात की ज़रूरत न होगी कि लड़की के पिता से विवाह का खर्च मांगा जाए। अब वह मनमाना दहेज ले सकते थे और धूमधाम से बारात निकाल सकते थे। राजा साहब जरूर उनकी मदद करेंगे, लेकिन मुंशी यशोदानंदन को वचन दे चुके थे, इसलिए उनसे एक बार पूछ लेना उचित था। अगर उनकी तरफ से ज़रा भी विलंब हो तो साफ कह देना चाहते थे कि मुझे आपके यहाँ विवाह करना मंजूर नहीं। यूँ दिल में निश्चय करके एक दिन भोजन करते समय उन्होंने चक्रधर से कहा, मुंशी यशोदानंदन भी कुछ ऊल जलूल आदमी हैं। अभी तक कानों में तेल डाले हुए बैठे हैं। क्या समझते हैं कि मैं गरजू हूँ। चक्रधर, उनकी तरफ से तो देर नहीं है, वह तो मेरे खत का इंतज़ार कर रहे हैं। वज्रधर, मैं तो तैयार हूँ, लेकिन अगर उन्हें कुछ पशोपेश हो तो मैं उन्हें मजबूर नहीं करना चाहता। उन्हें अख्तियार है, जहाँ चाहे करें। यहाँ सैकड़ों आदमी मुँह खोले हुए हैं। उस वक्त जो बात थी वह अब नहीं है। तुम आज उन्हें लिख दो कि या तो इसी जाड़े में शादी कर दें या कहीं और बातचीत करें। उन्हें समझता क्या हूँ। तुम देखोगे कि उनके जैसे आदमी इसी द्वार पर नाक रगड़ेंगे। आदमी को बिगड़ते देर लगती है, बनते देर नहीं लगती। ईश्वर ने चाहा तो एक बार फिर धूम से तहसीलदारी करूँगा। चक्रधर ने देखा कि अब अवसर आ गया है। इस वक्त चूके तो फिर न जाने कब ऐसा अच्छा मौका मिले। आज निश्चय ही कर लेना चाहिए। बोले, उन्हें तो कोई पशुपेश नहीं। पशुपेश जो कुछ होगा आप ही की तरफ से होगा। बात यह है कि कन्या मुंशी यशोदानंदन की पुत्री नहीं। वज्रधर, पुत्री नहीं है? वह तो लड़की ही बताते थे। तुम्हारे सामने की तो बात है। खैर, पुत्री न होगी, भतीजी होगी, नातिन होगी, बहन होगी। मुझे आम खाने से मतलब है या पेड़ गिनने से। जब लड़की तुम्हें पसंद है और वह अच्छा दहेज दे सकते हैं तो मुझे और किसी बात की चिंता नहीं। चक्रधर, वह लड़की उन्हें किसी मेले में मिली थी। तब उसकी उम्र 3-4 बरस की थी। उन्हें उस पर दया आ गई, घर लाकर पाला, पढ़ाया लिखाया। वज्रधर, कितना दगाबाज आदमी है। क्या अभी तक लड़की के माँ बाप का पता नहीं चला? चक्रधर, जी नहीं। मुंशी जी ने उनका पता लगाने की चेष्टा की पर कोई फल ना निकला। वज्रधर, अच्छा तो यह किस्सा है। वह झूठा आदमी है, बना हुआ मक्कार। निर्मला, जो लोग मीठी बातें करते हैं उनके पेट में छुरी छिपी रहती है। न जाने किस जाति की लड़की है, क्या ठिकाना। तुम साफ साफ लिख दो, मुझे नहीं करना है बस। वज्रधर, मैं तुमसे तो सलाह नहीं पूछता हूँ। तुम्ही ने इतने दिन नेकनामी के साथ तहसीलदारी नहीं की है। मैं खुद जानता हूँ ऐसे धोखेबाज के साथ कैसे पेश आना चाहिए।
खाना खाकर दोनों आदमी उठे तो मुंशी जी ने कहा, कलम दवात लाओ, मैं इसी वक्त यशोदानंदन को खत लिखूंगा। बिरादरी का वास्ता न होता तो हर जाने का दावा कर देता। चक्रधर आरक्त मुख और संकोच अवरुद्ध कंठ से बोले, मैं तो वचन दे आया हूँ। निर्मला, चल झूठा कहीं का, खा मेरी कसम। चक्रधर, सच अम्मा, तुम्हारे सिर की कसम। वज्रधर, तो यह क्यों नहीं कहते कि तुमने सब कुछ आप तय कर लिया है? फिर मुझसे क्या सलाह पूछते हो? आखिर विद्वान हो, बालिक हो, अपना भला बुरा सोच सकते हो, मुझसे पूछने की ज़रूरत ही क्या? लेकिन तुमने लाख MA पास कर लिया हो, वह तजुर्बा कहाँ से लाओगे जो मुझे है? रीझ गए, मगर याद रखो, स्त्री में सुंदरता ही सबसे बड़ा गुण नहीं है। मैं तुम्हें हरगिज़ ये शादी न करने दूंगी। चक्रधर, अगर और लोग भी यही सोचने लगे तो सोचिए उस बालिका की क्या दशा होगी। वज्रधर, तुम कोई शहर के काजी हो, तुमसे मतलब बहुत होगा, जहर खा लेगी। तुम्ही को उसकी सबसे ज़्यादा फिक्र क्यों है? सारा देश तो पड़ा हुआ है। चक्रधर, अगर दूसरों को अपने कर्तव्य का विचार न हो तो इसका यह मतलब नहीं कि मैं भी अपने कर्तव्य का विचार न करूं। वज्रधर, कैसी बेतुकी बातें करते हो? जिस लड़की के माँ बाप का पता नहीं, उससे विवाह करके क्या खानदान का नाम डुबोगे? ऐसी बात करते तुम्हें शर्म भी नहीं आती? चक्रधर, मेरा ख्याल है कि स्त्री हो या पुरुष, गुण और स्वभाव ही उसमें मुख्य वस्तु है। इसके सिवा और सभी बातें गौड़ हैं। वज्रधर, तुम्हारे सिर नई रोशनी का भूत तो नहीं सवार हुआ था? एकाएक यह क्या काया पलट हो गई? चक्रधर, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा तो यही है कि आप लोगों की सेवा करता जाऊं, आपकी मर्जी के खिलाफ कोई काम न करूं, लेकिन सिद्धांत के विषय में मजबूर हूं। वज्रधर, सेवा करना तो नहीं चाहते, मुंह में कालिख लगवाना चाहते हो, मगर याद रखो, तुमने यह विवाह किया तो अच्छा न होगा। ईश्वर वह दिन न लाए कि मैं अपने कुल में कलंक लगाते देखूं। चक्रधर, तो मेरा भी यही निश्चय है कि मैं और कहीं विवाह न करूँगा। यह कहते हुए चक्रधर बाहर चले आए और बाबू यशोदानंदन को एक पत्र लिखकर सारा किस्सा बयान किया। उसके अंतिम शब्द ये थे, पिताजी राज़ी नहीं होते, और यद्यपि मैं सिद्धांत के विषय में उनसे दबना नहीं चाहता, लेकिन उनसे अलग रहने और बुढ़ापे में उन्हें इतना बड़ा सदमा पहुंचाने की मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। मैं बहुत लज्जित होकर आपसे क्षमा चाहता हूँ। अगर ईश्वर की यही इच्छा है तो जीवन पर्यंत अविवाहित ही रहूँगा, लेकिन यह असंभव है कि कहीं और विवाह कर लूँ। जिस तरह अपनी इच्छा से विवाह करके माता पिता को दुखी करने की कल्पना नहीं कर सकता, उसी तरह उनकी इच्छा से विवाह करके जीवन व्यतीत करने की कल्पना मेरे लिए असम्य है। इसके बाद उन्होंने दूसरा पत्र अहिल्या के नाम लिखा। यह काम इतना आसान न था। प्रेम पत्र की रचना कवित्व की रचना से कहीं कठिन होती है। कवि चौड़ी सड़क पर चलता है, प्रेमी तलवार की धार पर। 3 बजे कहीं जाकर चक्रधर यह पत्र पूरा कर पाया। उसके अंतिम शब्द ये थे, हे प्रिय, मैं अपने माता पिता का वैसा ही भक्त हूँ जैसे कोई और बेटा हो सकता है। उनकी सेवा में अपने प्राण तक दे सकता हूँ, किंतु यदि इस भक्ति और आत्मा की स्वाधीनता में विरोध आ पड़े तो मुझे आत्मा की रक्षा करने में ज़रा भी संकोच न होगा। अगर मुझे यह भय न होता कि माताजी अवज्ञा से रो रो कर प्राण दे देंगी और पिताजी देश विदेश मारे मारे फिरेंगे तो मैं यह असम्य यातना न सहता। लेकिन मैं सब कुछ तुम्हारे ही फैसले पर छोड़ता हूँ। केवल इतनी ही याचना करता हूँ कि मुझ पर दया करो। दोनों पत्रों को डाकघर में डालते हुए वह मनोरमा को पढ़ाने चले गए। मनोरमा बोली, आज आप बड़ी जल्दी आ गए, लेकिन देखिए मैं आपको तैयार मिली। मैं जानती थी कि आप आ रहे होंगे। सच? चक्रधर ने मुस्कुराकर पूछा, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मैं आ रहा हूँ? मनोरमा, यह न बताऊंगी, किंतु मैं जान गई थी। अच्छा कहिए तो आपके विषय में कुछ और बताऊं? आज आप किसी न किसी बात पर रोए हैं, बताइए सच है कि नहीं? चक्रधर ने झेपते हुए कहा, झूठी बात है, मैं क्यों रोता, कोई बालक हूँ? मनोरमा खिलखिलाकर हंस पड़ी
और बोली, बाबूजी, कभी कभी आप बड़ी मौलिक बात कहते हैं। क्या रोना और हंसना बालकों ही के लिए है? जवान और बूढ़े नहीं रोते? चक्रधर पर उदासी छा गई। हंसने की विफल चेष्टा करके बोले, तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे दिव्य ज्ञान की प्रशंसा करूं? वह मैं न करूंगा। मनोरमा, अन्याय की बात दूसरी है, लेकिन आपकी आंखें कह देती हैं कि आप रोए हैं। अभी आपने यह विद्या नहीं पढ़ी जो हंसी को रोने का और रोने को हंसी का रूप दे सकती है। चक्रधर, क्या आजकल तुम उस विद्या का अभ्यास कर रही हो? मनोरमा, कर तो नहीं रही हूँ, पर करना चाहती हूँ। चक्रधर, नहीं मनोरमा, तुम वह विद्या न सीखना। मुल्लमे की ज़रूरत सोने को नहीं होती। मनोरमा, होती है बाबूजी, होती है। इससे सोने का मूल्य चाहे न बढ़े, पर चमक बढ़ जाती है। आपने महारानी की तीर्थ यात्रा का हाल तो सुना ही होगा। अच्छा बताइए, आप इस रहस्य को समझते हैं? चक्रधर, क्या इसमें भी कोई रहस्य है? मनोरमा, और नहीं क्या। मैं परसों रात को बड़ी देर तक वहीं थी। हर्षपुर के राजकुमार आए हुए थे, उन्हीं के साथ गई हैं। चक्रधर, खैर होगा। तुमने क्या काम किया है, लाओ देखूं। मनोरमा, एक छोटा सा लेख लिखा है, पर आपको दिखाते शर्म आती है। चक्रधर, तुम्हारे लेख बहुत अच्छे होते हैं, शर्म की क्या बात है? मनोरमा ने सकुचाते हुए अपना लेख उनके सामने रख दिया और वहाँ से उठकर चली गई। चक्रधर ने लेख पढ़ा तो दंग रह गए। विषय था ऐश्वर्य से सुख। वे क्या हैं? काल पर विजय, लोकमत पर विजय, आत्मा पर विजय। लेख में इन्हीं तीनों अंगों का विस्तार के साथ व्याख्या की गई थी। चक्रधर उन विचारों की मौलिकता पर मुग्ध तो हुए, पर इसके साथ ही उन्हें उनकी स्वच्छंदता पर खेद भी हुआ। ये भाव किसी व्यंग में तो उपयुक्त हो सकते थे, लेकिन एक विचारपूर्ण निबंध में शोभा न देते थे। उन्होंने लेख समाप्त करके रखा ही था कि मनोरमा लौट आई और बोली, हाथ जोड़ती हूँ बाबूजी, इस लेख के विषय में कुछ न पूछिएगा। मैं इसी के भय से चली गई थी। चक्रधर, पूछना तो बहुत कुछ चाहता था, लेकिन तुम्हारी इच्छा नहीं है तो न पूछूंगा। केवल इतना बता दो कि ये विचार तुम्हारे मन में क्यों कर आए? ऐश्वर्य का सुख विहार और विलास तो नहीं, यह तो ऐश्वर्य का दुरुपयोग है। यह तो व्यंग मालूम होता है। मनोरमा, आप जो समझिए। चक्रधर, तुमने क्या समझकर लिखा है? मनोरमा, जो कुछ आंखों देखा वही लिखा। यह कहकर मनोरमा ने वह लेख उठा लिया और तुरंत फाड़कर खिड़की के बाहर फेंक दिया। चक्रधर हाँ हाँ करते रह गए। जब वह फिर अपनी जगह पर आकर बैठी तो चक्रधर ने गंभीर स्वर से कहा, तुम्हारे मन में ऐसे कुत्सित विचारों को स्थान पाता देखकर मुझे दुख होता है। मनोरमा ने सजल नयन होकर कहा, अब मैं ऐसा लेख कभी न लिखूंगी। चक्रधर, लिखने की बात नहीं है, तुम्हारे मन में ऐसे भाव आने ही न चाहिए। कल पर हम विजय पाते हैं, अपनी सुकीर्ति से, यज्ञ से, व्रत से। परोपकार ही अमरत्व प्रदान करता है। काल पर विजय पाने का अर्थ यह नहीं है कि कृत्रिम साधनों से भोग विलास में प्रवृत्त हो, वृद्ध होकर जवान बनने का स्वप्न देखें और अपनी आत्मा को धोखा दें। लोकमत पर विजय पाने का अर्थ है अपने सद्विचारों और सत्कर्मों से जनता का आदर और सम्मान प्राप्त करना। आत्मा पर विजय पाने का आशय निर्लज्जता या विषय वासना नहीं, बल्कि इच्छाओं का दमन करना और कुवृत्तियों को रोकना है। यह मैं नहीं कहता कि तुमने जो कुछ लिखा है वह यथार्थ नहीं है। उनकी नग्न यथार्थता ही ने उन्हें इतना घृणित बना दिया है। यथार्थ का रूप अत्यंत भयंकर होता है। अगर हम यथार्थ को ही आदर्श मान लें तो संसार नरक के तुल्य हो जाए। हमारी दृष्टि मन की दुर्बलता पर पड़नी चाहिए। दुर्बलता की ओर हमारी प्रवृत्ति स्वयं इतनी बलवती है कि उसे उधर ढकेलने की ज़रूरत नहीं। ऐश्वर्य का एक सुख और है जिसे तुमने न जाने क्यों छोड़ दिया। जानती हो वह क्या है? मनोरमा, अब उसकी और व्याख्या करके मुझे लज्जित न कीजिए। चक्रधर, तुम्हें लज्जित करने के लिए नहीं, तुम्हारा मनोरंजन करने के लिए बताता हूँ। पुरानी बातों को भूल जाना है। ऐश्वर्य पाते ही हमें अपना पूर्व जीवन विस्मृत हो जाता है। हम अपने
पुराने हमजोलियों को नहीं पहचानते, ऐसा भूल जाते हैं मानो कभी देखा ही न था। मेरे जितने धनी मित्र थे वे मुझे भूल गए। कभी सलाम करता हूँ तो हाथ तक नहीं उठाते। ऐश्वर्य का यह एक खास लक्षण है। कौन कहता है कि कुछ दिनों के बाद तुम ही मुझे न भूल जाओगी? मनोरमा, मैं आपको भूल जाऊंगी असंभव है। मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि पूर्व जन्म में मेरा और आपका किसी न किसी रूप में साथ था। पहले ही दिन से मुझे आपसे इतनी श्रद्धा हो गई, मानो पुराना परिचय हो। मैं जब कभी कोई बात सोचती हूँ तो आप उसमें अवश्य पहुँच जाते हैं। अगर ऐश्वर्य पाकर आपको भूल जाने की संभावना हो तो मैं उसकी ओर आंख उठाकर भी न देखूंगी। चक्रधर ने मुस्कुराकर कहा, जब हृदय यही रहे तब तो। मनोरमा, यही रहेगा, देख लीजिएगा। मैं मरकर भी आपको नहीं भूल सकती। इतने में ठाकुर हरसेवक सिंह आकर बैठ गए। आज वह बहुत प्रसन्नचित्त मालूम होते थे। अभी थोड़ी ही देर पहले राजभवन से लौट कर आए थे। रात को नशा जमाने का अवसर न मिला था। उसकी कसर इस वक्त पूरी कर ली थी। आंखें चढ़ी हुई थीं। चक्रधर से बोले, आपने कल महाराज साहब के यहाँ उत्सव का प्रबंध जितनी सुंदरता से किया, उसके लिए आपको बधाई देता हूँ। आप न होते तो सारा खेल बिगड़ जाता। महाराजा साहब बड़े ही उदार हैं। अब तक मैं उनके विषय में कुछ और ही समझे हुए था। कल उनकी उदारता और सज्जनता ने मेरा संशय दूर कर दिया। आपसे तो बिल्कुल मित्रों का सा बर्ताव करते हैं। चक्रधर, जी हाँ, अभी तक तो उनके बारे में कोई शिकायत नहीं है। हरिसेवक, महाराज को एक प्राइवेट सेक्रेटरी की ज़रूरत तो पड़ेगी ही। आप कोशिश करें तो आपको अवश्य ही वह जगह मिल जाएगी। आप घर के आदमी हैं, आपके हो जाने से बड़ा इत्मीनान हो जाएगा। एक सेक्रेटरी के बगैर महाराजा साहब का कार्य नहीं चल सकता। कहिए तो जिक्र करूं? चक्रधर, जी नहीं, अभी तो मेरा इरादा कोई स्थायी नौकरी करने का नहीं है। दूसरे मुझे विश्वास भी नहीं है कि मैं उस काम को संभाल सकूंगा। हरिसेवक, अजी, काम करने से सब आ जाता है और आपकी योग्यता मेरे सामने है। मनोरमा को पढ़ाने के लिए कितने ही मास्टर आए, कोई भी 2-4 महीने से ज़्यादा न ठहरा। आप जब से आए हैं इसने बहुत खासी तरक्की कर ली है। मैं अब तक आपकी तरक्की नहीं कर सका, इसका मुझे खेद है। इस महीने से आपको 50 रुपये महीने मिलेंगे। यद्यपि मैं इसे भी आपकी योग्यता और परिश्रम को देखते हुए बहुत कम समझता हूँ। लौंगी देवी भी आ पहुँची। कही बड़ी बात थी। ठाकुर साहब का समर्थन करके बोली, देवता रूप हैं, देवता रूप। मेरी तो इन्हें देखकर भूख प्यास बंद हो जाती है। हरिसेवक, तो तुम इन्हीं को देख लिया करो, खाने का कष्ट न उठाना पड़े। लौंगी, मेरे ऐसे भाग्य कहाँ। क्यों बेटा, तुम नौकरी क्यों नहीं कर लेते? चक्रधर, जितना आप देती हैं मेरे लिए उतना ही काफ़ी है। लौंगी, इसी से शादी ब्याह नहीं करते। अब की लाला आते हैं तो उनसे कहती हूँ, लड़के को कब तक छूटा रखेंगे। हरिसेवक, शादी यह खुद ही नहीं करते, वह बेचारे क्या करें, यह स्वाधीन रहना चाहते हैं। लौंगी, तो कोई रोजगार क्यों नहीं करते बेटा? चक्रधर, अभी इस चरखे में नहीं पड़ना चाहता। हरिसेवक, यह और ही विचार के आदमी हैं, माया फांस में नहीं पड़ना चाहते। लौंगी, धन्य है बेटा, धन्य है, तुम सच्चे साधु हो। इस तरह की बातें करके ठाकुर साहब अंदर चले गए। लौंगी भी उनके पीछे पीछे चली गई। मनोरमा सिर झुकाए दोनों प्राणियों की बातें सुन रही थी और किसी शंका से उसका दिल कांप रहा था। किसी आदमी में स्वभाव के विपरीत आचरण देखकर शंका होती है। आज दादाजी इतने उदार क्यों हो रहे हैं? आज तक इन्होंने किसी को पूरा वेतन भी नहीं दिया। तरक्की करने का जिक्र ही क्या। आज विनय और दया की मूर्ति क्यों बन जाते हैं? इसमें अवश्य कोई रहस्य है। बाबूजी से कोई कपट लीला तो नहीं करना चाहते हैं? ज़रूर यही बात है। कैसे इन्हें सचेत कर दूं? वह सोच यही रही थी कि गुरुसेवक सिंह कंधे पर बंदूक रखे, शिकारी कपड़े पहने एक कमरे से निकल आए और बोले, कहिए महाशय, दादाजी तो आज आपसे बहुत प्रसन्न मालूम होते थे। चक्रधर ने कहा, यह उनकी कृपा है। गुरुसेवक, कृपा के धोखे में न रहिएगा, ऐसे कृपालु नहीं हैं। इनका मारा पानी भी नहीं मांगता। इस डाइन ने इन्हें पूरा राक्षस बना दिया है। शर्म भी नहीं आती।
आपसे ज़रूर कोई मतलब गांठना चाहते हैं। चक्रधर ने मुस्कुराकर कहा, लौंगी अम्मा से आपका मेल नहीं हुआ? गुरुसेवक, मेल? मैं उससे मेल करूँगा? मर जाए तो कंधा तक न दूँ। डाइन है, लंका की डाइन। उसके हथकंडों से बचते रहिएगा। वेतन कभी बाकी न रखिएगा। दादाजी को तो इसने बुद्धू बना छोड़ा है। दादाजी जब किसी पर सख्ती करते हैं तो तुरंत घाव पर मरहम रखने पहुंच जाती है। आदमी धोखे में आकर समझता है यह दया और क्षमा की देवी हैं। वह क्या जाने कि यही आग लगाने वाली है और बुझाने वाली भी। इसका चरित्र समझने के लिए मनोविज्ञान के किसी बड़े पंडित की ज़रूरत है। चक्रधर ने आकाश की ओर देखा तो घटा घिर आई थी। पानी बरसा ही चाहता था। उठकर बोले, आप इस विद्या में बहुत कुशल मालूम होते हैं। जब वह बाहर निकल गए तो गुरुसेवक ने मनोरमा से पूछा, आज दोनों इन्हें क्या पढ़ा रहे थे? मनोरमा, कोई खास बात तो नहीं थी। गुरुसेवक, यह महाशय भी बने हुए मालूम होते हैं। सरल जीवन वालों से बहुत घबराता हूँ। जिसे यह राग आलापते देखो समझ जाओ कि या तो उसके लिए अंगूर खट्टे हैं या स्वांग रचकर कोई बड़ा शिकार मारना चाहता है। मनोरमा, बाबूजी उन आदमियों में नहीं हैं। गुरुसेवक, तुम क्या जानो? ऐसे गुरु घंटालों को मैं खूब पहचानता हूँ। मनोरमा, नहीं भाई साहब, बाबूजी के विषय में आप धोखा खा रहे हैं। महाराजा साहब इन्हें अपना प्राइवेट सेक्रेटरी बनाना चाहते हैं, लेकिन वह मंजूर नहीं करते। सच? उस जगह का वेतन तो 400-500 से कम ना होगा। मनोरमा, इससे क्या कम होगा? चाहे तो इन्हें अभी वह जगह मिल सकती है। राजा साहब इन्हें बहुत मनाते हैं, लेकिन यह कहते हैं मैं स्वाधीन रहना चाहता हूँ। यहाँ भी अपने घर वालों के बहुत दबाने से आते हैं। गुरुसेवक, मुझे वह जगह मिल जाए तो बड़ा मज़ा आए। मनोरमा, मैं तो समझती हूँ इसका दुगना वेतन मिले तो भी बाबूजी स्वीकार न करेंगे। सोचिए कितना ऊंचा आदर्श है। गुरुसेवक, मुझे किसी तरह वह जगह मिल जाती तो ज़िंदगी बड़े चैन से कटती। मनोरमा, अब गाँवों का सुधार न कीजिएगा। गुरुसेवक, वह भी करता रहूँगा, यह भी करता रहूँगा। राजमंत्री होकर प्रजा की सेवा करने का जितना अवसर मिल सकता है उतना स्वाधीन रहकर नहीं। कोशिश करके देखूं, इसमें तो कोई बुराई नहीं है। यह कहते हुए वह कमरे में चले गए। मेघों का दल उमड़ा चला आता था। मनोरमा खिड़की के सामने बड़ी आकाश की ओर भयातुर नेत्रों से देख रही थी। अभी बाबूजी घर न पहुँचे होंगे। पानी आ गया तो ज़रूर भीग जाएंगे। मुझे चाहिए था कि उन्हें रोक लेती। भैया ना आ जाते तो शायद वह अभी खुद ही बैठते। ईश्वर करे वह पहुंच गए हों। आज बस यहीं तक। अगले भाग के लिए कल फिर मिलेंगे।